You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. MLS Legal TV की जानिब से आपको खुशामदीद। आज हमारे पास कुछ सवाल भी हैं और नई बातें भी होंगी। और सबसे पहले हम मलिक मकबूल साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो आप आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम सर्द है और कानून भी ठंडे होते जा रहे हैं। आज के जो कुछ सवाल हैं हमारे पास, हम वहीं से शुरू करेंगे कि हमने लास्ट वीक में एक डिस्कस किया था कि इमिग्रेशन के हवाले से बरतानिया ने 5 मुल्कों को एमनेस्टी दी है और उनको कहा है कि भी वो रेगुलाइज हो जाएं, वो अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट करें ताकि उनको परमानेंट किया जाए या जो भी उस कानून के तहत आएगा। लेकिन कुछ सवाल ये आया उसी सिलसिले में कि जो लोग जिनको इंडेफिनेट यहाँ पे लेना है या जिनकी असाइलम पास हो चुकी हुई है, क्या उनको फिंगरप्रिंट दोबारा देने पड़ते हैं? वरना ये तो इमिग्रेशन वाले जो हैं एयरपोर्ट पर या आने से फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, तो वो दोबारा देने के लिए जाना पड़ेगा या ऐसा कुछ कानून है इसमें? देखिए, ये जो नया सिस्टम आप कह रहे हैं ना, जो लास्ट वीक हमने एक्सप्लेन भी किया था जी, ये सिस्टम था कि जो 5 कंट्री है ना, उन्होंने जो ना एप्लीकेशन पहले दी हुई है ना, ये एक नई एप्लीकेशन उनके लिए भेजेंगे ऑनलाइन। ठीक है, वो आपका वकील या जिसके पास अभी होगा वो मंगाएगा और वो आपकी एप्लीकेशन कर देगा। ठीक। उसमें से जो है ना वो असेस करके आपको इंडेफिनेट लीव दे देंगे। वो ज़्यादा लोग वही होंगे जिनके फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन जब भी वो कोई भी नया चीज़ आएगी, ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ना, तो शायद आपको दोबारा अपने फिंगरप्रिंट्स देने पड़े। दैट्स नथिंग न्यू। क्योंकि लेकिन ये बात याद रखेंगे, बायोमेट्रिक कार्ड भी नेक्स्ट ईयर के एंड पे ख़त्म होने वाले हैं। जी, ये भी हमने बताया था कि वहाँ पे कोड इशू हो जाएगा और ये जो कार्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपका जी ये सवाल था कि जो हम इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर कंट्री विच इज़ 5 कंट्री वी स्पोकन लास्ट वीडियो, if you are finding difficulties to fill the form or how to submit and what type of documentation is required, उन तमाम कागजात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपकी रहनुमाई इस सिलसिले में भी करेंगे। हमारे जो मलिक मकबूल साहब हैं वो हमेशा अवेलेबल होते हैं आपके लिए। आप यकीनन इस खिदमत से फ़ायदा उठाएं। और अगर आपका ये सिलसिला है कि आप उस 5 कंट्रीज़ में आते हैं जिनको एमनेस्टी मिली है और आप अपने फॉर्म देना चाहते हैं या होम ऑफिस जाकर इसको सबमिट करना चाहते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे भरने हैं, क्या करना है, गलती ना कीजिएगा, किसी अच्छे वकील से ज़रूर पूछ लीजिए। अगर हमारी खिदमत चाहिए तो हमारा टेलीफोन नंबर और ईमेल नीचे लिखा हुआ है, आप बात कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे चलेंगे। अभी जो नया एक न्यू बिल इलीगल इमिग्रेशन के हिसाब से आया, मलिक साहब उसके बारे में बताइए कि ये जो न्यू इमिग्रेशन इलीगल बिल है ये क्या चीज़ है, ये क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि जितने भी आपने पहले सवाल किए थे ना जी, वो अगर हमारे आइकॉन को आप सब्सक्राइब कर देंगे, प्रेस द आइकॉन, आपको अपने जवाब खुद मिल जाते हैं पुराने प्रोग्रामों में जी। आपको बार बार पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहती। इसीलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लोधी साहब का जो हर वीक हमारे साथ आते हैं और हमें ये तौफीक देते हैं कि आपके सामने ये प्रोग्राम पेश किए जाए। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ये आपके लिए ही है क्योंकि सिर्फ आप लोग ही इसे चला सकते हैं और आप लोगों ने देखना है। सो द मोर यू सब्सक्राइब द बेटर इट गोज़ फॉर एवरीबॉडी। डेफिनेटली हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन किसी दोस्त जानने वाले को, करीबी शख्स को इसकी ज़रूरत हो और वो आपकी वसासत से ये न्यूज़ उसको मिल जाए और उसका फ़ायदा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है। जी, अच्छा जी। और अभी जो आपने बात की है ना, इसको बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है इस बात पे, इलीगल इमिग्रेशन बिल। अच्छा, ये इन्होंने तो जो पार्लियामेंट में कहा है, ये कहा था अपने होम सेक्रेटरी ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी यही कहा था कि हम इलीगल पीपल को स्टॉप करना चाहते हैं इस कंट्री में बाय बोट आना। ठीक, राइट। लेकिन जो बिल है डज नॉट स्टॉप जस्ट फॉर द बोट, ये बहुत ही आगे जाता है। इट्स अबाउट इलीगल लोग जो एंट्रेंस होते हैं यहाँ। कहें कि कोई आ गया अपने छुपे हुए हैं, ट्रकों में आ गए या किसी सूरत में भी इलीगल एंट्री जिनकी है ना, वो उनका ये बिल उनके लिए टैकल करेंगे ये। ठीक, क्योंकि बिल की जो हेडिंग ही पहले ही है कि कोई भी आदमी 7 मार्च के बाद 2023 के बाद
मार्च 2022-23, ठीक। 23 के बाद जो भी आदमी इलीगल आएगा उस पे ये बिल इम्प्लीमेंट होगा। ये बिल क्या है कि अभी जो प्रपोज किया है इसकी सेकंड रीडिंग भी हो गई है अपने ऑन दी 13th of मार्च। अच्छा। ये बिल क्या प्रपोज क्या करते हैं कि माइग्रेंट को जितना भी इलीगल आता है ना उसे डिटेन किया जाए और नो अपील और नथिंग दी जाए, और ये ड्यूटी होम सेक्रेटरी पे लगा दिया। ये ज़रा ये तो अच्छा अंडरलाइन करना, ड्यूटी जो है ना उसकी एक्सटेंड की गई है। उसने क्या करना है, उसने ये देखना है कि ये आदमी को देनी चाहिए कि है अवेलेबल कि नहीं तो दे विल बी डिपोर्टेड। सो ये एक आदमी की डिस्क्रीट के ऊपर होगा, वो फैसला करेगा। होम सेक्रेटरी हमेशा ही डिस्क्रेशनरी होम तो इस पे कोई अपील नहीं, लेकिन ये ड्यूटी है उसकी। अच्छा। ये बिल में उसकी ड्यूटी कर दी है कि तुमने ये ड्यूटी, सो वेरी, अगर मेरा मतलब शी माइट फेल टू जस्टिफाई ऑल हर ड्यूटीज व्हाट इट सेज, बिकॉज़ ये मेरा तो एक उसकी ड्यूटी बन गई है ये कि आपने ये रोकना है, आपने डिपोर्ट करना है। और देयर इज जो सबसे बात है ना लोधी साहब, इस पे जो फिक्र गौर है, देयर इज नो अपील। अच्छा। ये कहते हैं कि अगर आपने जुडिशियल रिव्यू भी करना है ना, जुडिशियल रिव्यू आप कर लेंगे, लेकिन इट विल बी डन फ्रॉम जब वो डिपोर्ट से नहीं आप डिटेन कर सकते। इसका मतलब एप्लीकेशन भी कुछ भी होगी, इट विल बी जस्ट गॉन एंड कि उसके बाद वो हो गया, फिर आप लड़ेंगे, ये हो गया। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो उनको वापस लाएंगे। अगर यहाँ तो वापस कहाँ से लाएंगे, उसके मुल्क से वापस लाएंगे? हाँ, ये तो है ना, यू कैन डू दैट अगर वो जिंदा रहा। लेकिन मेरा मतलब तो ये कहता है कि थर्ड कंट्री जो है ना, अगर वो सेफ नहीं है आप कहते हैं तो उन्हें रिवांडा भेज दिया जाए। तो ये रवांडा का केस अभी तक वैसे ही स्टैंड कर रहा है। हाँ, इन्होंने अभी 108 मिलियन पाउंड वहाँ और स्पेंड किया है। अच्छा। और कितने लोग, यह है कोई आपकी इंफॉर्मेशन में कि कितने लोग रवांडा जा चुके हैं इस केस के अंदर? यहाँ तो कोई नहीं गया, लेकिन इसराइल से गए हैं। तो इसराइल का हमारे यूके से क्या ताल्लुक है? इट इज बाइंडिंग, उनका लॉ भी काफी चीजें हैं जो मेरा मतलब नहीं, खर्चा तो ब्रिटिश कर रहा है। हाँ। तो नहीं, मैंने कहा, आपने पूछा है ना अच्छा। कि यहाँ से तो कोई नहीं गया, यहाँ से कोई, लेकिन खर्चा हो रहा है। अच्छा। तो पहली बार है जी कि माइग्रेंट्स कैन बी डिटेन्ड अंडर न्यू पावर्स एंड रिमूव टू कंट्रीज कंसिडर्ड सेफ, राइट। नो, अगर बात आ गई है पीपल विद मॉडर्न स्लेवरी केसेस कुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम प्रोटेक्टिव अगेंस्ट रिमूवल। ये एक नई चीज थी कि जो ना मॉडर्न स्लेवरी है, राइट। यहाँ तक कि आपको अभी मॉडर्न स्लेवरी को जरा डिस्क्राइब, समीना बेगम का भी आपने केस सुना था, वो भी मेरे हिसाब से मॉडर्न स्लेवरी थी। अगर जो इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी, that was under sex slavery, right? She was a child, right? Was taken away. But the only thing is, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी जो मैं कहता हूँ, आउटलाइंस एवरीथिंग। अगर कोई चीज़ नेशनल सिक्योरिटी में आ गए, उसकी कोई डिबेट नहीं है, कोई डिबेट नहीं, राइट। आप कुछ भी कह दें, अगर तो उसे है ना कि ये नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, जैसे हमारे कहते हैं, अक्सर सुना होगा आपने, तो डेमोक्रेसी को खर्चा है, खतरा है। जी। तो वो बात पे कोई भी फैसला करे वो वहीं का वहीं खड़ा है कि वहाँ। हाँ। इसी तरह इस कंट्री की जो सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात आ जाए तो उसके लिए कोई अपील, कोई ह्यूमैनिटरी ग्राउंड नहीं बनती। और जैसे कि हमारी शमीम के साथ हुआ, और आपने ये भी बताया कि पीपल जो मॉडर्न स्लेवरी केसेस हैं वो डिसक्वालीफाइड, यानी उनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिमूवल। ये ज़रा बताइए कि ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिमूवल क्या है? नो, डिसक्वालीफाइड फ्रॉम प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिमूवल। मैंने कहा है जी कि उनका ये बात है कि पहले 28 दिन में तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। ये नई चीज़ जो है, 28 दिन के अंदर अंदर वो उन्हें डिपोर्ट भी कर सकते हैं, करेंगे। अच्छा। उसकी ना कोई अपील है ना कोई सुनाई है। इसका मतलब ड्यूटी उसके है कि क्या इसको मैंने अंदर आने देना, 28 दिन है उसके पास, होम सेक्रेटरी के पास। उसके बाद अगर आप वो मेरा मतलब इमिग्रेशन की बेल करानी है या कुछ करानी है, यू कैन से कि 28 दिन पहले आपको उन्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, राइट। ये इट्स नॉट गुड। जो मैं कहता था, इट्स नॉट कंपैटिबल विद द ह्यूमन राइट्स एक्ट। मलिक साहब, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल बनता है कि आपने कहा कि 28 दिन में उसको फैसला देना है कि रखना है या निकालना है। अगर केसेस बढ़ जाती है और उस आदमी के पास इतना वर्क लोड हो जाता है और 28 दिन क्रॉस कर जाते हैं, फिर क्या होगा? देखिए,
जो इनका मेन मकसद था, ये कहते थे कि दिस विल डिटर पीपल फ्रॉम कमिंग टू दिस कंट्री, कि लोग डर जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे बोर्ड से। ठीक, लोग कोई नहीं डरता। आपने अभी गारी लिनेकर की भी आवाज़ सुनी होगी, मेरा मतलब उसने भी जो कहा है, they went against that as well, but the reality is reality, कि जिन्होंने अपनी जान पे खेल के आना है ना, वो तो आएंगे यहाँ। In my way, this is not a deterioration. We should do more than this, right? कि जो खतरा है मेन बोर्ड्स पे लोगों का आने का, it is from the continent of अपनी यूरोपियन ही है, मेरा मतलब फ्रांस से है ज़्यादातर जी। So why don't we make such a thing with the agreement with France that they should look after that? वहाँ से बोर्ड ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। और ये कहते हैं हम गैंग्स हैं, और जितने भी वो गैंग्स हैं ना, ये कहते हैं जो अपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, दे आर ऑल फ्रॉम इंग्लैंड। इट्स बीन प्रूवन। और बात आप कर रहे थे मॉडर्न स्लेवरी। मॉडर्न स्लेवरी अक्सर होता है कि लोगों को, जैसे औरतों को लाया गया है वहाँ से टू गो इनटू द सेक्स इंडस्ट्री इन दिस कंट्री, वो भी मॉडर्न स्लेवरी है। यहाँ किसी को आप घर में रख लेते हैं, राइट, अपने लॉक कर देते हैं, अपने घर का काम कराते हैं, उसे तनख्वाह नहीं देते, बाहर नहीं देते, वो भी मॉडर्न स्लेवरी है, राइट। अभी तो ये है कि 37 आवर्स के बाद आप काम कितना करा सकते हैं किसी से, राइट। अगर ज्यादा है तो क्यों कराते हैं? आई मीन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ये यू हैव टू लुक इनटू ऑल दिस कि ह्यूमन स्लेवरी से है क्या। लेकिन जो ये नया इलीगल इमिग्रेंट बिल है ना, ये उनको भी प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। अच्छा, दिस इज इन माय ओपिनियन। ठीक, तो जब होम सेक्रेटरी ने अपने फिगर ही डाउन करने हैं, तो फिर शी इज नॉट गोना लुक इनटू एनीथिंग। आए लोग बाहर, in another word, right, get them in, detain them and remove them. Simple as that. Right? It's not fair immigration policy. This is the right to detain and remove. Yeah. मेरे हिसाब से ना शॉर्ट टर्म ये बनती है, you have the right to detain and remove. Simple as that. Right? And सही है, right? अब आ गई है जो मैं पहले बात करता था कि पहले यहाँ का कानून है 1998 में ह्यूमन राइट्स एक्ट बना था यहाँ। जी जी, आपने बताया था जी। ये जो अपनी इनकी क्लॉज 9 है ना, इसकी इट्स नॉट कंपैटिबल विद ह्यूमन राइट्स। अच्छा, राइट। लेकिन उसका भी एक तरीका था, कोई इमरजेंसी हो, यहाँ आप पहले डिक्लेयर कर दें अंडर सेक्शन 19(1)(b) कि इट इज़, ये बिल थ्रू होना चाहता था, नॉन द लेस कि ये इवन कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट से साथ कंपैटिबल भी नहीं है, फिर भी आपको, तो उसने उसको जब पता चला उसने ये भी लिख दिया उसके सामने में, बस शुड बी कंसीडर अंडर दैट, ये कंपैटिबल नहीं है, फिर लेकर ये जाना चाहिए थ्रू इन द इंटरेस्ट ऑफ द टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स। यानी वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ उसमें ऐड करते जा रहे हैं, और कम से कम लोग यहाँ पर आएँ। जैसे आपने कहा कि जिन लोगों ने आना है और जो इस पर डिटर्मिन है कि हमने इस कंट्री में पहुंचना है, चाहे वो किसी तरह भी आएंगे, तो उस तरह डिफ़िकल्ट है। और अभी हमने लास्ट ईयर भी बात की थी कि इस पिछले साल में जो माइग्रेशन पानी से आए हैं, वाटर क्रॉस किया है, वो कंपैरेटिवली पिछले सालों से ज़्यादा हुए हैं। तो फिर बॉर्डर तो लूज़ हुए ना कि टाइट हुए। एक और देखिए, आई मीन दैट्स लॉट ऑफ थिंग्स लोधी साहब, इस पे हम बहस कर सकते हैं कि कैसे होना चाहिए क्या नहीं, लेकिन इसका ये इम्प्लीमेंट जो इन्होंने कराना है ना, ये एक तो ये चीज़ होगी जी। दूसरा ये है कि जो लोग इलीगली एंट्रेंस हुए हैं, अगर वो रह भी गए तो उन्हें ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं देंगे। अच्छा, पहले इन्होंने किया था ना कि लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप इलीगल है, तो अब अगर इलीगल एंट्रेंट है ना, राइट, तो उसको कुछ भी नहीं होना, उसको नेक्स्ट टाइम वो ब्रिटिश अगर मिल भी गया कुछ कह दें कि, लेकिन उसको ब्रिटिश नेशनैलिटी नहीं देंगे। तो उसको क्या क्या स्टेटस होगा उसका? जैसे इंडेफिनिट लीव, जैसे पासपोर्ट नहीं होगा, नहीं नेशनैलिटी नहीं होगी, लेकिन उसी के पासपोर्ट पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो सकता है, और जो कभी भी वो ड्रा कर सकते हैं। एक है चीज़ उन्होंने कहा, जो बच्चे आते हैं, अच्छा यही बात कर रहे थे कि जो अभी न्यू पावर्स ऑफ द प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर द अनअकम्पनीड चिल्ड्रन, ये देखो
ये जितने भी बच्चों के लिए है ना, जी। ऑब्वियसली आई मीन इज इट राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। पहली तो बात है कि बच्चों को ट्रैवल ही नहीं करने देना चाहिए कहीं से, आई मीन इन सच यंग एजेस। लेकिन जो बच्चे हैं ना, कोई भी 18 साल से कम आ गया इस कंट्री में, उसको कुछ नहीं कहेंगे, ये उसे डिपोर्ट नहीं करेंगे। जो 18 साल से कम आ गए, उन्हें मेरा मतलब ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, और वो होगा या तो सोशल सर्विस को दे देंगे या होम ऑफिस के अंदर रहेंगे। लेकिन कानून ये के बात याद मुताबिक रखें। 18 साल से नीचे बच्चों की ट्रैवलिंग भी तो देखो आते हैं लोग, ये नहीं कहता मैं नहीं आते, कोई आते हैं अपनी जान पे खेल के। हाँ 15-16 साल के हाँ, बच्चे वो काफी हैं। जो अच्छा ठीक, मैं समझ लेकिन गया। हाँ, लेकिन बात ये है कि जब वो 18 साल के होंगे उन्हें ऑटोमेटिक डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे 12 साल में आया या 11 साल या 13 साल में आया, उसको 7 साल यहाँ हो गए, फिर तो वो एक एप्लीकेशन बनती है ना कि वो उसकी 7 सेवन साल में की। यहाँ पे हाँ। था। अच्छा। लेकिन कोई आज बच्चा 16 साल का आ गया, हाँ 18 साल के बाद 2 साल बाद उसको भेज देंगे। भेज देंगे। लेकिन अगर कोई 11 साल में आता है और वो 18 साल में 7 साल कंप्लीट करता है, तो उसको कोई लॉ है ऐसा जो रुक सकता है हाँ। 7 साल के ऊपर। और फाइनली जो हम कहना चाहते हैं इस बिल के बारे में, ये आ जाएगा कि कितने लोग जो है ना जी, वो आ सकते हैं लीगली इस कंट्री में, एक लिमिट रखी जाएगी। अच्छा, जो सालाना लिमिट होगी कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफर्ड हैं और हाँ, कितने लोग आ सकेंगे। हैं। अच्छा, वो वर्क परमिट पे हों, वो टियर 2 पे हो, टियर 3। अच्छा, वो भी उन्होंने कोटा कर दिया। कोटा कर देना है कि यानी ये नहीं कि कोई हर आदमी उठ के जी मैं हाँ। पढ़ने जा रहा हूँ या मैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए भी ऐसा ही होगा फिर। देखिए, स्टूडेंट इज एन इंडस्ट्री, जी राइट। ये इन्होंने पहले भी देख लिया था कि स्टूडेंट को ख़त्म करना ना, इसकी इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही है। और उस इंडस्ट्री में ये, जैसे इंडिया है ना, जी दे आर वेरी लीनियंट टू इंडिया। जैसे हमने लास्ट टाइम भी जी, कहा था बिल्कुल, कि इंडियन को 18 to 30 ईयर्स हो, कोई भी डिग्री कर ले, यहाँ वैसे 2 साल आ सकता है। जी। और स्टूडेंट भी ऐसे ही हैं। तो ये जो अभी होम ऑफिस ने निकाला कि जी एनुअल लिमिट्स फॉर द नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी ऑफर्ड, ये जो हाई स्किल्ड ऑफर्ड में है स्टूडेंट को ये निकाला सारे आ गए हैं इसमें, सारे, लेकिन स्टूडेंट नहीं है। मेरा देखिए, दे नॉट क्लियर व्हाट दे सेइंग। अच्छा, ये अभी बिल है ना, Oh, right. इट्स नॉट मीन कि कोई इम्प्लीमेंट हो गया चुका है इसको, ठीक है। स्टिल इज ऑन द पाइपलाइन। जी मेरा मतलब अभी तो ये 2 रीडिंग्स हुई है, जी जी, अभी तो फाइनल रीडिंग भी होनी है, फिर ये इम्प्लीमेंट होगा। तो फिर ये ये- जो न्यू इलीगल एक्ट बिल है और ये एक्ट है, इसमें क्या फर्क है बिल और एक्ट में? देखिए, सबसे पहले जो है ना, आप जो बिल जो कहते हैं ना कि खाना खाते हैं फिर बिल आता है, अच्छा, बिल जब दे देते हैं फिर वो एक्ट हो जाता है कि you acted on it। क्या खूबसूरत तरीके से कहा कि जब आप बिल खाना मंगाते हैं तो वो एक्ट हुआ, बिल बिल पे हुआ। अच्छा वो बिल हुआ। वो तो आपका हुआ ना कि कि वो आपने ये दे दिया कि ये हमने करना है, हाँ, ये हमने खाना है, ये खाना है। उसके बाद बिल आता बिल आया, वो एक्ट कर नहीं नहीं, बिल पे जब पैसे दे देते वो एक्ट बन वो गया। एक्ट बन गया। वाह। तो इसीलिए पहले सबसे ना एक वो प्रिपेयर करते हैं कि ये हमारी राय है, जी, जिससे वो बिल प्रिपेयर करते हैं ये सारा। पास होने के लिए जाएगा। हाँ, फिर उसकी रीडिंग होती है, ठीक है। 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, हाँ। फिर फाइनल रीडिंग हुई, जब फिर हाउस अच्छा, ऑफ इसमें भी मेजॉरिटीज के ऊपर होता है ना कि कितने हाउस ऑफ लोग- लॉर्ड वो हाँ। कर लेते हैं ये। अच्छा, अब ये बात मेरी याद रखें, कोई चीज पास करानी है या बिल पास का तो वो हो जाता है। जी, ये क्या होगा कि ये जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वहां भी वो देखेंगे, राइट। फिर वो फाइनल अमेंडमेंट बना के भेजेंगे। कि भी ये इसमें- फाइनल अमेंडमेंट जब हो गई, सारा क्लियर हो गया, एक्ट बन फिर ये जाएगा एक्ट बनने के लिए, एक्ट बन जाएगा। फिर उस वक्त तक ये इम्पोज नहीं होता जब तक असेंड ना हो जाए, किंग की असेंड ना हो जाए। अच्छा, नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मलक मकबूल साहब से और आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217 मलिक लीगल सोलिसिटर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी बातें हमने बताई आपको कि न्यू बिल्स जो आया है वो क्या है और एक्ट और बिल में
क्या होता है, कैसे पास होता है, इससे बहुत सारी बातें की हैं हमारे मलिक साहब ने। हमारे पास आज जो एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि मलिक साहब, सुनने में आया है कि ये जो अर्निंग है टीयर 2 की सैलरीज की जो है, ये कुछ इंक्रीज़ हुई है या कुछ ऐसा सुना है? जी, अभी ना ये अप्रैल से, क्योंकि आज तो बजट भी आया होगा, आपको पता होगा। जी, अभी मैंने देखा नहीं है। हाँ, बजट भी आज आ गया है। जी जी। और उसमें मेरा मतलब अभी, क्योंकि ये मिनिमम सैलरी भी बढ़ रही है अच्छा, टू 10.40 हो रही है। ये जो मिनिमम सैलरी है जो यहाँ की है, सारी दुनिया की। जी जी। और इसने ये किया कि पहले 25,600 था मिनिमम सैलरी ये जो टीयर 2 की, ये अच्छा 26,200 पे जा रही है अच्छा, अब मिनिमम। 25 से 26 होगी तकरीबन। हाँ, 1200-1300 पाउंड बढ़। लेकिन ये याद रखेगा कि मैं जो लोगों को कहना चाहता हूँ कि लोगों ने काफ़ी उन्हें लाइसेंस लिए हुए हैं और उन्होंने काम भी शो किया हुआ है लोगों का। उन्हें ऑटो ये ना समझें कि आप जो उसका पहले से शो करना था वो ही देने हैं। यू हैव टू इंक्रीज द सैलरीज फ्रॉम अप्रैल, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। यानी एग्जिस्टिंग स्टाफ को इंक्रीज देनी पड़ेगी जो आपका इस पे है टीयर 2 के अपने कैश जिसको आपने इशू किया हुआ है ना, यू हैव टू इंक्रीज द सैलरीज अकॉर्डिंग टू दी रेकमेंडेड, क्योंकि ये सारी सैलरी की जो है ना ये चेंजेज हो जाएगी। लोग कहते हैं जी नहीं, हमने अगले 5 साल का वीज़ा दिया हुआ यही सैलरी रखनी है। आई एम अफ्रेड दैट विल बी अ ब्रीच ऑफ देयर रेगुलेशंस एज वेल। सो बी केयरफुल, ये ज़रूर देख लेना और सोच लेना कि कैसे इंक्रीज करनी है आपने। अब ये हो गई है या इसका नहीं, अप्रैल से होगी। अप्रैल से होगी। नाज़रीन, अप्रैल से जो सैलरी है गवर्नमेंट ने जो फिक्स की है वो मिनिमम वेज जो मलिक साहब ने बताई, और जिन लोगों ने लाइसेंस देकर अपने स्टाफ को रखा हुआ है उन्होंने ये भी कहा है कि उसको भी ध्यान में रखिएगा कि पुरानी सैलरीज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा जो नए लॉ के मुताबिक आई है। ये जो इनोवेटर स्कीम है ये क्या है, इसका देखिए ये इनोवेटर स्कीम रियली वर्क नहीं हुई। अच्छा, यहाँ इन्होंने कराया था कि इनोवेटर स्टार्टअप, मैंने कहा टोटल जब से ये स्कीम आई है 377 एप्लीकेशनें हुई हैं जो सक्सेसफुल, और वो तो उसमें ज़्यादा तो आपको याद होगा कि एंटरप्रेन्योर 200,000 में बहुत ज़्यादा था। सो दे आर गोना चेंज ऑल दिस स्कीम्स नाउ। अगले महीने वो कहती है कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये सिस्टम चेंज करना है। अच्छा, इट विल बी इनोवेटर स्कीम बट इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट, राइट। तो लेट्स होप कि वो ही ले आए वापस कि आप इन्वेस्ट में अपनी बिजनेस करें और इंडोर्समेंट नया करानी पड़े लोगों से। जो ये इंडोर्समेंट है ना, इस क्वाइट डिफिकल्ट टास्क फॉर लॉट ऑफ पीपल कि उनका पर्पस कुछ और होता है बिजनेस का, राइट। लेकिन ये है ना कि ये इनोवेटर्स स्कीम ये भी है ना कि अगर आप 50,000 शो करना पड़ाता था अगर आपके, लेकिन आप इस स्कीम पे आए हुए हैं तो आप कहीं और भी काम कर सकते थे। ठीक, लेकिन लेट्स सी कि नेक्स्ट मंथ में ये क्या चेंजिंग है टोटल, लेकिन ये चेंजिंग ज़रूर आ रही है, राइट। जिन्होंने का तो हो गया है इस स्कीम पे और जिन्हों की इंडोर्समेंट भी हो गई है वो ना प्रॉब्लम में जाएं, वो अपनी एप्लीकेशनें जारी रखें। लेकिन ये अप्रैल की 13 तारीख के बाद जो होगा ना तभी ये बताएंगे कि चेंजिंग उसके बाद क्या है इनोवेटर स्कीम की। मलिक साहब ने जो बताया कि इन्वेटर स्कीम में भी जो चेंजेस आ रही हैं उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। और कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ मौजूद हैं जो पढ़ रहे हैं और वो शिफ्ट करना चाहते हैं इसके जो अपना अर्न जो इनकी जो स्कीम है इसमें जो सैलरी की इंक्रीज़ हुई है, ये ध्यान में रखिएगा कि वो अभी वो सैलरी की स्कीम नहीं है जो पहले थी। अभी 26,000 तक चली गई है, 26,200 है। और इसको जहन में रख के आप अपना काम कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और पूछना है इस सिलसिले में कि इन्वेटर स्कीम या लाइसेंस या शिफ्टिंग द वीज़ा अर्निंग्स की जो आपकी जो एंट्रेंस है इसको कैसे आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को फिल करना ये एक बड़ा डेलिकेट और बड़ा टेक्निकल काम होता है और आप कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप इसमें महारत रखते हैं, देखते हैं, पढ़ सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि छोटी सी गलती आपके बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। किसी अच्छे से वकील से मिलें और इस सिलसिले में अगर हमारी रहनुमाई चाहिए तो हमारा नंबर और ये टेलीफोन नंबर और ईमेल है नीचे, आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो चेंजेस आ रही हैं वो भी मलिक साहब ने बताई हैं कि सैलरी में इंक्रीज़ होगी, जो लोकल सैलरी है उसमें बढ़ गई है। जिन लोगों ने
लाइसेंस लिए हुए हैं और स्टाफ को रखा हुआ है, बिज़नेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो ये ना समझें कि हमें वही सैलरी देनी है। उनको भी मिनिमम वेज जो नई बनी है उसको देना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही काम होगा। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम बड़ी आसानी से आपको बता सकें कि आप क्या पूछना चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें कि 1-to-1 बात करनी है तो हमारे मलक मकबूल साहब से आप डायरेक्ट 1-to-1 भी बात कर सकते हैं। हमने अपने कॉन्टेक्ट नंबर आपको बताए हैं। आपकी जानिब से मलक साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आज इन्होंने फिर अपना वक्त दिया और बड़ी वैल्यूएबल बातें हमें बताई, और यकीनन हम सबको फ़ायदा हो रहा है और आपको भी फ़ायदा हो रहा होगा। मलक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर आपके वक्त देने का। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.